हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के संबंध में डिफरेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण जजमेंट दिए जाते रहते हैं। मैं भी कई ज़रूरी जजमेंट्स पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आता रहता हूँ। अभी तक के जो जजमेंट्स आए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन जजमेंट्स में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई है जिसको हम सेटल लॉ कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी आरोपी के विरुद्ध अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी कुर्की की नोटिस जारी की जा चुकी है, कुर्की वारंट इशू किया जा चुका है, सेक्शन 82 और 83 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा चुकी है और उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा चुका है यानी भगौड़ा घोषित किया जा चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है कि अगर किसी आरोपी को, अपराधी को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है तो ऐसे आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत लेने का अधिकार नहीं है। हाँ दोस्तों, लेकिन साथियों, अभी 12 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ही 2 न्यायमूर्तियों की बेंच के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट पारित किया गया है। यह मामला डाउरी डेथ का था और सास की एंटीसिपेटरी बेल का मामला था। सास के खिलाफ 82 की कार्रवाई की जा चुकी थी। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस मामले में जमानत आदेश पारित करते समय किस तरीके का जजमेंट दिया और कौन सी महत्वपूर्ण बात कही, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्ट ज्वाइन की है, तो भी जानकारी आपके काम आएगी। और अगर आपका कोई इस तरीके का केस चल रहा है तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो साथियों, जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि संबंध में पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, जो मामला था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। इस मामले में एक महिला की मृत्यु हो जाती है, उसके मायके वालों के द्वारा ससुराल वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। सेक्शन 80 बीएनएस, सेक्शन 85 बीएनएस, सेक्शन 108 बीएनएस में आपको पता है कि जुलाई के बाद से नए कानून लागू हो गए हैं। तो सेक्शन 80 डाउरी डेथ है जो आईपीसी का सेक्शन 304 बी था, और 85 क्रुअलिटी है जो आईपीसी का 498 ए था, और सेक्शन 108 बीएनएस ये अबेटमेंट टू सुसाइड है जो आईपीसी का सेक्शन 306 के स्थान पर लागू हुआ है। तो इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू होती है। विवेचना के दौरान ही हस्बैंड की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि हस्बैंड की गिरफ्तारी मौके से ही हो जाती है। हस्बैंड की गिरफ्तारी होने के बाद वो जेल चला जाता है और सास जो होती है वो पकड़ में नहीं आती है, मदर इन लॉ। इन्वेस्टिगेशन चलता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी जब सास का कोई पता नहीं चलता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा उसके विरुद्ध कोर्ट से कुर्की का वारंट ले लिया जाता है, और इतना ही नहीं, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा लिया जाता है, भगौड़ा घोषित करा दिया जाता है। हाँ दोस्तों, तो सास के भगौड़ा घोषित होने के बाद सास के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दी जाती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इसी ग्राउंड पे एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर देते हैं कि उसके खिलाफ 82 की नोटिस जारी हो चुकी है, कुर्की वारंट जारी हो चुका है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा चुका है, भगौड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है। और भगौड़े अपराधी को, जैसा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बताया था इससे पहले कई वीडियोज में, कि भगौड़े अपराधी को एंटीसिपेटरी बेल पाने का अधिकार नहीं होता। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल होती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई हो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। तो साथियों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विरुद्ध जो क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नंबर है 4564/2024। पार्टी नेम और केस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और अरविंद कुमार जो ये न्यायमूर्ति थे, इनके द्वारा सुनवाई की जा रही थी। स्टेट की ओर से यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से आर्गुमेंट करते समय 2 अहम पॉइंट रेज किए जाते हैं। पहली बात ये, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए
कि चूंकि इसके खिलाफ कुर्की वारंट जारी हो चुका है, इसको भगौड़ा घोषित किया जा चुका है, लिहाजा यह अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। एक केस का जिक्र किया जाता है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज प्रदीप शर्मा 2014 का केस था। इस केस की भी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। दूसरा पॉइंट ये रेट किया जाता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। हाँ दोस्तों, हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की जरूरत है और सहयोग नहीं किया जा रहा है विवेचना में। ये 2-3 पॉइंट उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको एंटीसिपेटरी बेल ना दी जाए। अब दोस्तों, डिफेंस की ओर से जो आर्गुमेंट होता है, जाहिर है सिंपल सा आर्गुमेंट होता है कि ये सास है, सास का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। जो डिसीज यानी मृत का जो बहू थी और सास के बीच में किसी प्रकार के विवाद की बात नहीं कही गई है। सिर्फ वहां पर सास को मौजूद होना बताया गया है जहां पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता था। स्पेसिफिक रोल कोई सास का नहीं है और यह कहते हुए कहा जाता है कि यह एंटीसिपेटरी के लिए बिल्कुल फिट केस है और एंटीसिपेटरी बेल की प्रेयर की जाती है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा जाता है और फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। साथियों, पूरी फाइल को देखने के बाद, केस डायरी जो उस समय तक मौजूद थी कोर्ट में, उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा सबसे पहली बात तो ये कही जाती है, कस्टोडियल इंटरोगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक अहम बात कही जाती है, जो इससे पहले के एंटीसिपेटरी से संबंधित जजमेंट थे उनको ये कहा जाएगा कि रिवर्सल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको पलट दिया। यह कहा जाता है कि इट इज़ नॉट एज इफ in all cases there will be total embargo is considering the application for the grant of the anticipatory bail। ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में एंटीसिपेटरी बेल पर विचार करने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही गई कि घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत का लाभ देने से पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का हकदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सारे केसेस के लिए हो। किन केसेस के लिए है, आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते समय सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा, मामले की परिस्थितियों को देखा जाएगा, नेचर ऑफ द ऑफेंस, अपराध की प्रकृति को देखा जाएगा। और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जो वारंट जारी हुआ, जो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया, वो किन परिस्थितियों में किया गया, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थे, इन सब बातों को देखा जाएगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस तरीके की महत्वपूर्ण बात कहते हुए इस शर्त पर कि जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा शर्त लगाई जाएगी, उन शर्तों को अपीलेंट के द्वारा यानी आरोपी के द्वारा पूरी तरीके से माना जाएगा। अगर किसी शर्त को आरोपी नहीं मानता तो उसकी बेल को कैंसिल कराया जा सकता है। नॉर्मल जो शर्तें होती हैं कि विटनेसेस को थ्रेट नहीं करेंगे, ट्रायल में पूरा कोऑपरेशन करेंगे, किसी भी तरीके का लिंगर ऑन डिले नहीं करेंगे, ये तमाम शर्तें लगाते हुए और सशर्त एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा किए जाने का मदर इल्ला को ऑर्डर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, 304B के मामले में सास की एंटीसिपेटरी बेल देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दोनों न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा इस प्रिंसिपल को कि भगौड़ा अपराधी को एंटीसिपेटरी बेल पाने का हकदार नहीं है, पलट दिया जाता है। तो एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में। यह थी दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।